देखना और वीडियो पॉज करके अपना आंसर टिक करना, देन मैच योर आंसर विद माय आंसर और बताना कि आपके जितने भी क्वेश्चन करेंगे उसमें से आपके कितने सही होते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है किसी पदार्थ एक्स विलयन का उपयोगी सफ़ेदी करने के लिए होता है, तो पदार्थ एक्स का नाम क्या है? ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। पूछा गया कि कोई पदार्थ है एक्स और उसका उपयोग क्या करते हैं हम लोग भाई? सफ़ेद करने के लिए करते हैं, दीवार वगैरह की पुताई करते हैं। तो बताइए उस पदार्थ का नाम क्या है? तो इसका सही जो आंसर है वो है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, CaO फॉर्मूला होगा इसका। कैल्शियम ऑक्साइड होता है क्या एक्चुअली? कैल्शियम ऑक्साइड जब हम लोग पानी में भिगाते हैं तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये अब दीवार में पुताई कर देते हैं, एक्चुअली करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड या पानी में मिला करके। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो करते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, यानी वातावरण में जो मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है, जो चमकीला हो जाता है। मार्बल वगैरह का फॉर्मूला कैल्शियम कार्बोनेट ही तो होता है। तो बाद में ये 2-3 दिन बाद देखो, दीवार लगाने के 2-3 दिन बाद चमकने लगता है वो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्वसन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? तो यहाँ थोड़ा ऑप्शन ये गड़बड़ लग रहा है हमको, क्योंकि श्वसन जो है इसमें ऊष्मा निकलती है, तो ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है और ऑक्सीडेशन भी होता है, तो उपचयन भी है, तो दोनों ही सही है। पर अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिख जाए, जो पूछा भी जाता है ऐसा क्वेश्चन, तो इसमें आंसर जो जाता है वो जाता है उपचयन, यानी श्वसन को आप क्या मानोगे? उपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, हालांकि इसमें क्योंकि ऊष्मा निकलती है तो ऊष्मा क्षेपी भी है पहली बात। तो अगर ऑप्शन नंबर एक ऐसा देता जिसमें लिखा रहता कि क और घ दोनों, तो दोनों जाता। और एक खूबसूरत बात बताऊँ, अपचयन भी होता है इसमें। ठीक है वो थोड़ा डिटेल हो जाएगा, तो अभी इसमें तो उपचयन आप आंसर रखना। अगला क्वेश्चन है कि जो है कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है और ये इस तरह कुछ कॉपर और जल का निर्माण करता है, तो ये किस प्रकार का अभिक्रिया है? विच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज दिस? पहला ऑप्शन है उपचयन यानी ऑक्सीडेशन, अपचयन रिडक्शन, उदासीनीकरण और रेडॉक्स रिएक्शन। तो ध्यान से देखो, कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन भाग गया है, तो इसका तो हो गया है अपचयन, यानी अपचयन हो गया, ये यहाँ पर अपचयन हो गया क्योंकि ऑक्सीजन हट गया है। और हाइड्रोजन में देखोगे आप यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ गया है, तो इसका हो गया है उपचयन, ऑक्सीडेशन हो गया इसका। तो एक ही रिएक्शन में अपचयन भी हो रहा है और उपचयन भी हो रहा है, और ऐसा अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन साथ साथ हो जाए तो उसको हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। इसलिए इसका आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर घ सही है। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अगला देखो, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक, जैसे सोडियम और क्लोरीन को पास में लाओगे तो सोडियम प्लस हो जाता है, क्लोरीन माइनस हो जाता है, क्योंकि सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेता है और दोनों के बीच बॉन्ड बनता है, और ऐसे बॉन्ड को हम लोग कहते हैं विद्युत संयोजी बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? विद्युत संयोजी बॉन्ड। सह संयोजी बॉन्ड कौन सा होता है? कार्बन और हाइड्रोजन के पास देखोगे यहाँ एक इलेक्ट्रॉन रहता है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन रहता है, और ये दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है? साझा कर लेता है। तो साझा करने से जो इलेक्ट्रॉन के साझा करने से बॉन्ड बनता है उसको हम लोग बोलते हैं सह संयोजी बॉन्ड। जो कार्बनिक यौगिक के जनरली जितने भी कंपाउंड होते हैं वो सह संयोजी यौगिक ही बनाते हैं, पर अभी तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट स्थानांतरण हो रहा है तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं विद्युत संयोजी बॉन्ड। ठीक है, आगे देखो जरा, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? ये कॉपर, वही सेम रिएक्शन मैंने ऊपर भी देखा अभी। ठीक है, तो कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, नहीं कॉपर का ऑक्सीकरण तो नहीं हो रहा है भाई, कॉपर का तो रिडक्शन हो रहा है, अवकरण हो रहा है, कॉपर का अवकरण, ये सही है, ये सही है। कॉपर का नाइट्रेशन, तो ये भी गलत, तो ऑप्शन नंबर ख जो है वो है सही। कॉपर का क्या हो रहा है? अवकरण हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं फटाफट से क्वेश्चन। हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर के ऐसा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है, तो इस अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया कैसा है? अपघटन अभिक्रिया, एक संयोजन अभिक्रिया, एक द्विस्थापन अभिक्रिया, एक विस्थापन अभिक्रिया। साफ साफ दिख रहा है, हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में संयोग कर गया, जुड़ गया, हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में क्या कर रहा है? संयोग कर रहा है, तो एक संयोजन अभिक्रिया हुआ ना भाई, टूटा फूटा कुछ थोड़े ना है, तो ये हो गया एक संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, चलो निम्नलिखित में कौन विस्थापन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पूछना है यहाँ पर? तो देख लो यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यहाँ तो देखो यहाँ पर ये तो संयोग हो गया, जुड़ गया, यहाँ पे भी जुड़ रहा है, संयोजन अभिक्रिया, यहाँ पे भी जुड़ रहा है, ये भी है संयोजन अभिक्रिया। तो बस एक ही ऑप्शन रहा, वैसे देख सकते हो आप यहाँ पे, इस सिल्वर नाइट्रेट में से नाइट्रेट भाग गया तो यहाँ पर क्लोरीन आके जुटा, तो पहला तो विस्थापन भी हो गया, और सोडियम क्लोराइड में सोडियम नाइट्रेट आकर के जुड़ गया, क्लोरीन वहाँ से भाग गया। ठीक है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं इसको, तो ऑप्शन नंबर ग सही था इसका। अगला देखते हैं फटाफट से, निम्नलिखित में कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, मतलब अपघटन मतलब टूटना, जो कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट रहा है तो अपघटन अभिक्रिया है। उस तरह पोटेशियम क्लोराइड यहाँ पर पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में टूट रहा है तो ये भी अपघटन अभिक्रिया हुआ, और हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में जुड़ रहा है तो ये संयोजन अभिक्रिया हुआ। तो आपको देखते हुए आना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ग है वो सही है। और मानव शरीर में भोजन का पाचन, तो मानव शरीर में भोजन का पाचन जो है यह भी एक अपघटन अभिक्रिया है, पता है ना कैसे ऑक्सीडेशन वगैरह होता है। चलो ठीक है, सॉरी ग्लूकोज वगैरह टूटता है। निम्न में कौन अवकारक है? अवकारक, अवकारक यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट,
रिड्यूसिंग एजेंट, तो निम्नलिखित में से रिड्यूसिंग एजेंट अवकारक कौन सा है, मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देता है, तो आंसर है हाइड्रोजन। ओ, इसमें तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी दे दिया, H2H भी दे दिया यार, तो ये देखो आप टिक करो, इसका ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है। इसका निम्न कौन अवकारक है, अवकारक मतलब रिड्यूसिंग एजेंट बताया मैंने। देखो A+B से बन गया C, तो मान जाओ ए का ऑक्सीडेशन होकर के A+ बन गया, तो ए का ऑक्सीडेशन होकर के यानी उपचयन होकर के क्या बन गया A+, तो ये उसको उपचयन किया कौन, B, तो B को अवकारक कहेंगे। ठीक है, तो समझ में आया, मैंने थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। तो यहाँ पर अवकारक जो है वो हाइड्रोजन भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, H2S भी है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। ये सारा का सारा क्या है, अवकारक। तो ये ऑक्सीकारक है, ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन जो यहाँ पर सही है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो जरा। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास, ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है। ऑक्सीजन निकल रहा है भाई, ऑक्सीजन निकल रहा है, अपचयन है ना। ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन कहलाता था। चलो फटाफट देखो ये वाला। रासायनिक समीकरण में अभिकारकों के कुल भार के उत्पाद कुल भार के बराबर होता रहता है, तो A+B = C+D। इसमें इधर जितना है भार और इधर भार बराबर होता है तब जब रिएक्शन कैसा हो, संतुलित रासायनिक समीकरण हो। ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण होता है। मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन होता है तथा श्वेत पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम को जब आप वायु में दहन करोगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होगा। ठीक है, इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम का उपचयन होता है, अपचयन साफ साफ दिख रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है भाई, तो उपचयन होता है ना भाई, तो मैग्नीशियम का क्या होगा, उपचयन होता है। दहन का मतलब ही होता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराना। चलो खत्म होने को आया, फटाफट देख लो। ये लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सूचना रासायनिक समीकरण से प्राप्त नहीं होता है। प्रतिफलों के मोलों का अनुपात ये मिल जाता है, अभिकारकों के सूत्र ये भी मिल जाते हैं मुझे, और प्रतिफलों अभिकारक में उपस्थित परमाणु की संख्या या परमाणु वो भी हम लोग देख सकते हैं। प्रतिफल के रंग जो है, रंग वो हम लोग नहीं देख पाते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में रंग पता नहीं चलता है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र कई बार पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में ये भी शुमार है ना। तो पूछा गया कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर A यानी कैल्शियम कार्बोनेट। संगमरमर, खरिया और मार्बल, संगमरमर, खरिया और मार्बल तीनों का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। कई बार मैंने बता भी रखा है पहले भी, तो ठीक है। आगे देखो जरा, बाजार में बिकने वाली जो चिप्स होती है कि थैली में ऑक्सीजन निकालकर उसमें कौन सी गैस भरी जाती है। तो देखो जो बाजार में चिप्स खाते हो आप लोग, जो भी चिप्स वगैरह खाते हो या कुरकुरे डुरकुरे जो भी खाते हो आप लोग, ठीक है, जो आई डोंट थिंक इतनी अच्छी बात है खाना, पर ठीक है। तो इसमें जो वो कुरकुरे वगैरह रहता है, तो इसके अंदर ना अगर ऑक्सीजन गैस वो छोड़ देता तो ये सारा का सारा कुरकुरे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके उपचयन यानी ऑक्सीकरण की अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन अभिक्रिया कर लेता, और ऑक्सीडेशन अभिक्रिया करता तो ये खाना जो अंदर है कुरकुरे वगैरह वो हो जाता है खराब। तो ऐसे केस में क्या करना पड़ता है, यहाँ अंदर जितने सारे गैस हैं, ऑक्सीजन की जितने सारे गैस हैं वो सारा बाहर निकालना पड़ता है, और अंदर इसको डाला जाता है कोई इनर्ट गैस, और जनरली जो डाला जाता है वो जाता है नाइट्रोजन गैस, क्योंकि नाइट्रोजन गैस कोई नुकसान करता नहीं है। तो आंसर क्या है इसका सही, नाइट्रोजन। ठीक है, पहला सवाल है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि एक्वा रेजिया जो है मिश्रण में HNO3 और HCl का अनुपात क्या होता है। तो काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, मैंने पहले की वीडियोस में भी इस पर चर्चा कर रखा है। जो HNO3 और HCl है इसको हम लोग बोलते हैं, इसके कॉम्बिनेशन को बोलते हैं एक्वा रेजिया, कई बार शाही जेल भी बोला जाता है ना, HCl। तो इसमें बोला गया कि अनुपात में 1:3 या 3:1, तो किसका अनुपात ज़्यादा रहता है। तो इसको याद करने की ट्रिक भी मैं बताता हूँ। जहाँ पर 3 है ना वहाँ पर 3 मत देना, जहाँ पर 3 हो तो पहले से 3 है और 3 लेके क्या होगा, तो HNO3 होता है 1 और HCl जो होता है वो होता है 3। कई बार आपको HCl पहले लिखा सकता है, HNO3 बाद में लिखा सकता है, फिर आंसर 3:1 जाएगा, क्योंकि अब की बार HNO3 पहले है और HNO3 की वैल्यू हमने 1 लेना है और HCl की वैल्यू 3 लेना है। तो यहाँ से भी याद रख सकते हो HCl 3 लेटर है इसमें, तो इसलिए ये 3 लेके जाएगा। ठीक है, तो इसका सही जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर B खो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। थोड़ा सा थोड़ी सी सर्दी लगी है। सुनो, किसी उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है। तो सुनो, आपको उदासीन विलयन का पीएच बोला है। सुनो, आपको जो पता है जो वो होता है, जो उदासीन विलयन होता है उसका होता है पीएच 7, और उसके जो पहले होता है सारा का सारा यानी 7 से पहले, जैसे 1 2 3 4 5 5.4 5.6 7 अप टू 7 जितना सारा है सबको हम लोग बोलते हैं एसिड। क्या बोलते हैं, एसिड, अम्ल। और इसके बाद वाला जो होता है वो होता है बेस, क्षार। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना। तो उदासीन का क्या हो गया 7। ठीक है, ऑप्शन नंबर गो सही है इसका। तो चलो आगे देख लेते हैं फटाफट से। अगला लिखा हुआ है कि HCl का कौन सा पीएच मान संभव नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए जो HCl होता है वह एक अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो हमारे आमाशय वगैरह में पाया जाता है। ये भी एक पार्ट है एग्जाम में, क्वेश्चन जो पूछा जाता है। HCl जो है वो एक अम्ल होता है। अब अम्ल का पीएच मान 7 से तो कम ही होना है। ठीक है, 7 से ज़्यादा जो भी होगा वो पॉसिबल नहीं होगा, लिखा है संभव नहीं है। कौन सा संभव नहीं है, तो इसमें ऑप्शन आपको दिख रहा होगा घ नंबर। ठीक है, वैसे ध्यान रखना, अम्ल का क्वेश्चन जब भी पूछे आपको, अम्ल और बेस का, हम लोग क्षार का क्वेश्चन जब भी पूछे तो ध्यान रखना इसमें जो वैल्यू लिखी रहेगी, इसमें कोई भी वैल्यू ऐसी है जो 7 से सारे कम है और 7 से 1 अधिक है,
तो आंसर वही जाएगा। पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये कि अगर 7 से अधिक सारी वैल्यू है और 7 से कम एक ही वैल्यू है तो आंसर फिर हो जाएगा। आपको अगर क्वेश्चन पता नहीं भी है तो भी आंसर टिक कर सकते हो। यहाँ पे जैसे देख लो 7 से कम ये तीनों वैल्यू नजर आ रही है तो इसका मतलब आंसर ये जाएगा। ठीक है, चलो ये तो हिंट था। संगमरमर का रासायनिक सूत्र कई बार पूछता है। संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट। देखो रासायनिक सूत्र पे मैंने बहुत सारा क्वेश्चन इस पार्टिकुलर वीडियो में इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि रासायनिक सूत्र की एक अलग से वीडियो बनी हुई है जो 5 मिनट की वीडियो है, 5 या 7 मिनट की आई गेस, और उसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट कंपाउंड यौगिक के सूत्र आपको बता रखे हैं जिससे एग्जाम में क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे। हो ही नहीं सकता कोई एग्जाम जहाँ वहाँ उस पार्टिकुलर वीडियो से क्वेश्चन आई मीन उस पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ कंपाउंड से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते होंगे। ठीक है, हर कोई एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो अभी एक बार वीडियो देख लेना है ना, वो सारी कंपाउंड के जो है आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर एक तो ले लिया बस। ठीक है, और ये संगमरमर खरिया, खरिया चूना बोलते हैं ना, चूना पत्थर खरिया संगमरमर सबका फॉर्मूला कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। ठीक है, चलो आगे देखो जरा। अरे यार ये क्या हो गया। चलो, दही में पाया जाने वाला अम्ल, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल या एसिटिक अम्ल? सही जो आंसर है वो है लैक्टिक अम्ल। ये तो आपको पता ही होगा, दही में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा होता है? लैक्टिक अम्ल। इसका फॉर्मूला क्या होता है? देखो ये एग्जाम में आपको हालांकि इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी मैं बता देता हूँ। COH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप रहता है, यहाँ पे कार्बन रहता है, यहाँ पे अल्कोहल ग्रुप लटका रहता है, और इधर होता है CH3। अब यहाँ एक कार्बन का हाइड्रोजन पूरा करना पड़ेगा, संरचना सूत्र मैंने बनाना सिखाया है आपको। तो देखो जरा कितना कार्बन हो गया, गिनो जरा। कार्बन हो गया C3 और हाइड्रोजन 6 दिख रहा है और ऑक्सीजन 3 है, तो ये फॉर्मूला होता है लैक्टिक अम्ल का। ठीक है भाई, चलो आवाज मेरी फंसी सी है वैसा। ठीक है, अगला देखो, कोई विलेन नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। नीला मतलब ब्लू, तो ब्लू से रेड कर देता है, मतलब बिहार में क्या फेंका जाता था पहले? बहुत गुंडा मवाली लोग फेंकते थे पहले एसिड। क्या फेंकते थे? एसिड। तो बिहार में एसिड, ब्लू टू रेड एसिड, ब्लू टू रेड एसिड। ठीक है, तो देखो बाकी रेड टू ब्लू बेस क्षार, उल्टा एक याद कर लो, दूसरा तो याद की थोड़ा बनाएंगे। सुनो जरा, नीले को लाल कर देता है यानी ब्लू टू रेड कर देता है, इसका मतलब एसिड होगा, और एसिड का पीएच मान 5 यानी 7 से कम होगा। वैसे भी मैंने आपको अभी ये भी सिखाया है कि 7 से अधिक जो भी होगा उसमें से 7 से एक कम वाला होगा तो ऑप्शन वही सही जाएगा। ठीक है, हालांकि आपको चीज़ें तो आनी ही चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, जिसमें लिखा हुआ है अम्ल और क्षारक अभिक्रिया कर डैश का निर्माण करते हैं। जब भी एसिड और बेस यानी अम्ल और क्षारक निर्माण करता है तो किसका निर्माण रिएक्शन करता है, अभिक्रिया करता है तो किसका निर्माण होता है? लवण का। एसिड बेस रिएक्शन प्रोड्यूसेस व्हाट? लवण, सॉल्ट। ओके, चलो मनुष्य का शरीर का पीएच किस पीएच मान पर सही से काम करता है? तो मनुष्य का जो शरीर है, ह्यूमन बॉडी है, वो कौन से पीएच वैल्यू पे सब ठीक ठाक काम करता है? बढ़िया से एकदम सारा सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। कब? जब पीएच मान जो होगा वो 3 से 4 होगा, 5 से 7 होगा, 7 से 7.8 होगा या 9 से 10 होगा। तो सही जो आंसर है वो है 7 to 7.8, यानी इसके बीच अगर पीएच मान रहेगा ना तो इंसान की बॉडी सही से काम करती है। ठीक है, जैसे मान लो कोई दे दिया 7.4, क्या अच्छा से काम करेगा? यस। ठीक है, इसके बीच की कोई भी वैल्यू। ठीक है, चींटी भाई, चींटी काटता है, थोड़ा सा खुजली होती है, थोड़ा सा दर्द भी होता है ना, तो चींटी के जो डंक है उसमें पाया जाने वाला अम्ल कौन सा होता है? एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, मिथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल? देखो इस क्वेश्चन में जिसको भी थोड़ी थोड़ी जानकारी है वो तो सही कर जाएगा, और थोड़ी सी जिसको बेहतर जानकारी है तो वो कहेगा कि ये क्वेश्चन बोनस होने वाला है, क्योंकि चींटी का डंक में पाया जाने वाला अम्ल का नाम है फॉर्मिक अम्ल। आपने सुन रखा होगा। ठीक है, और फॉर्मिक अम्ल का ही IUPAC नाम तो मिथेनोइक अम्ल है। तो इसमें आंसर जो जाएगा वो ई ऑप्शन देना भूल गया, ए क ख ग घ चौ ऑप्शन देते हैं। चौ में जो होगा वो होगा ग और घ दोनों, वो ऑप्शन दिया ही नहीं इसने, ग और घ दोनों। तो इसका सही जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर चौ। ठीक है भाई, तो ये थोड़ा सा बोनस वाला क्वेश्चन है इसमें, क्योंकि आप समझ में आया ना आपको, फॉर्मिक अम्ल का ही IUPAC नाम क्या होता है? मिथेनोइक अम्ल। तो एक ही कंपाउंड का तो 2 जगह लिख दिया इसने, एक ही कंपाउंड को 2 जगह लिख दिया इसने। ठीक है, देखो फॉर्मिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है भाई? HCOOH। इसमें कार्बन कितना दिख रहा है? एक, तो एक को बोलते हैं मिथ। IUPAC वाला सब क्या बोला? ये कॉमन नाम सिस्टम है ना, मैंने नेमिंग भी सिखा रखा है आपको इसे, अगर आपको नहीं आती है देख सकते हो। और IUPAC वाला जो नेमिंग सिस्टम है उसमें बताया कि कार्बन एक को ना मिथ बोलना, तो मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड यानी मिथेनोइक अम्ल हो गया ये। आया समझ? क्यों ऐसा? क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड को ओइक नाम देते हैं, ओइक एसिड। ठीक है भाई, चलो आगे देखो जरा, ये क्वेश्चन अच्छा है, सुनो जरा ध्यान से। लिखा हुआ है अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? अपच खाना बहुत सारा खा लिया आपने, कहीं फ्री का मिल रहा होगा, फ्री का तो क्यों कहें, मतलब ठीक है आपने पैसे से भी खरीद कर लाया, पर आप जो है आपको सब्र और तहम्मुल रखने की जरूरत थी,
रखा नहीं है, खा लिया सारा दबा करके, खाना हो गया आपका अपच, ठीक है। अनडाइजेशन प्रोसेस अनडाइजेशन कंडीशन आपके पेट में ऐसा हो चुका है, तो कौन सी दवाई लोगे भाई? एंटीबायोटिक लोगे, एंटीसेप्टिक लोगे, एनाल्जेसिक लोगे, एंटासिड लोगे। तो यहाँ जो सही आंसर है वो है एंटासिड। एंटासिड खाते हैं हम लोग, क्या खाते हैं? एंटासिड। वैसे नींबू वगैरह में एंटासिड वगैरह मिलता है, एंटासिड प्रॉपर्टी है तो खा सकते हो, ठीक है। ये एंटीबायोटिक जो होता है वो बैक्टीरिया के अगेंस्ट की वाली दवाई है, यानी बैक्टीरिया आपकी बॉडी में आ गया है तो उसको मारने के लिए क्या खाते हैं हम लोग? एंटीबायोटिक। एंटीसेप्टिक जो होता है, एंटीसेप्टिक समझ रहे हो ना, वो जैसे कहीं थोड़ा जख्म आ गया, चोट लग गई, तो ये कोई भी नॉर्मल कीटाणु को मारने की दवाई होती है एंटीसेप्टिक। और एनाल्जेसिक होती है दर्द की दवाई। किसको बोलते हैं? दर्द की दवाई। जो आप दर्द की दवाई खाते हो उस दवाई, उन सारी दवाई को, जो भी दवाई दर्द की है उसको एनाल्जेसिक कहा जाता है। और एक यहाँ पे मैं टर्म लिख देता हूँ साथ में, एंटीपायरेटिक्स। एंटीपायरेटिक्स कहते हैं बुखार की दवाई को। किसकी दवाई को? बुखार की दवाई को। एंटीपायरेटिक्स बुखार की दवाई, दर्द की दवाई का बोला जाता है एनाल्जेसिक, ठीक है। एंटीबायोटिक बैक्टीरिया मारने वाला। अब सुनो जरा, जितना भी बुखार की दवाई होती है, जितनी भी बुखार की दवाई होती है एंटीबायोटिक्स, सारा का सारा एनाल्जेसिक होता है। यानी आप बुखार की दवाई खाओगे तो आपके बॉडी में दर्द कम होगा ही होगा, ठीक है। पहली बात तो ये। और दूसरी खूबसूरत बात ये है कि जितना भी एनाल्जेसिक होता है वो सारा का सारा एंटीपायरेटिक नहीं होता है, ठीक है। तो ध्यान रहेगा आपको, ऑल एंटीपायरेटिक्स आर एनाल्जेसिक बट ऑल एनाल्जेसिक्स आर नॉट एंटीपायरेटिक्स। आप दर्द की दवाई खा लो और जो बुखार भी सही हो जाएगा? नहीं होगा। बुखार की दवाई खाओ, दर्द सही हो जाएगा क्या? यस, ठीक है। चलो आगे देखते हैं फटाफट से हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। नींबू में पाया जाने वाला, नींबू में आपको पता हो कौन सा अम्ल पाया जाता है भाई? टार्टेरिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल या ऑक्जेलिक अम्ल। सही जो आंसर है ये है ऑप्शन नंबर, ठीक है। खो सही है, कन्फ्यूज हो रहे थे क्या आप? ठीक है। आगे देखो जरा, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो क्या है? अम्ल है, क्षार है, लवण है, या सभी उत्तर सही है? तो आंसर है क्षार है। देखो सोडियम हाइलीना क्लोराइड, हाइड्रोजन को हटाई दो, लीना यानी फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम को छोड़ देते हैं ना, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ना भाई। और बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजा इसे याद करते हो। तो इन सब का जितना भी ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड होगा, इन सब का क्या बता रहा हूँ मैं, इन सब का जितना भी ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन के साथ या हाइड्रोक्साइड OH के साथ कंपाउंड आएगा वो सारा का सारा क्षार होता है, सारा का सारा क्षार होता है। ध्यान रखना, सारा का सारा क्या होता है? क्षार होता है, ठीक है। तो ऑप्शन जो देखो यहाँ पे अभी था, अरे यार ये क्या हो गया, ये अभी था हमारा सोडियम यानी लीना, सोडियम का हाइड्रोक्साइड क्षार होगा, ठीक है भाई। चलो, जल के अम्लीय एवं क्षारकीय विलयन किसके कारण विद्युत का सुचालक होता है? अगर जल में आप अम्ल और क्षारकीय विलयन अगर मिला दोगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लग जाता है। आपको पता है प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। प्योर वाटर जो शुद्ध जल होगा उसमें इलेक्ट्रिसिटी का अगर सोचोगे इलेक्ट्रिसिटी पास होगा तो आंसर है नहीं, ठीक है। अगर उसमें कुछ मिला दिए, अम्ल और क्षार वगैरह मिला दिए तो किसके कारण? H+ और OH- दोनों आयन हो जाएगा। H+ भी आयन रहेगा और OH- आयन भी रहेगा, जिसके कारण क्या कर रहा होगा? जल कंडक्ट यानी विद्युत धारा का संवहन कर रहा होगा। जल की स्थायी कठोरता, जल की जो स्थायी परमानेंट जो है उसके हार्डनेस यानी स्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो आंसर है धोने का सोडा, धोने का सोडा। चलो वीडियो लंबी हो गई बहुत, लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन का कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मूला बताओ। तो हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मूला जो होता है वो होता है H3O- अगर आपने लगाया है तो आंसर अब गलत, सही जो आंसर है इसका H3O+, ठीक है। H3O+ इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन क्या है? इनमें से किसे केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है? तो देखो आपको आंसर पता होगा, सोडियम सही आंसर है, ठीक है। सोडियम को केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है। अब कई बार ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि बताइए क्यों, ऐसा क्यों होता है। तो देखिए ये हो गया कोई बर्तन और इसमें हमको रखना है सोडियम, तो सोडियम को रखने से पहले यहाँ हमको डालना पड़ेगा केरोसिन और उसके अंदर रखना पड़ेगा हमको सोडियम डुबा करके। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो सोडियम है वो हाईली रिएक्टिव होता है, बहुत ही अभिक्रियाशील होता है। जैसे ही हवा के संपर्क में आता है तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये बर्न करने लग जाता है, जलने लग जाता है और एयर के साथ रिएक्ट कर जाता है। तो ये जो हम रखना चाह रहे थे सोडियम, वो सोडियम को मिल ही नहीं पाएगा, तो फ़ायदा ही क्या है? तो इसको हम लोग डुबा के रखते हैं, पहली बात तो ये। दूसरी बात हमने ट्राई करा था जो लिथियम है, लिथियम सोडियम के ऊपर ही आता है ना लिथियम, तो लिथियम को भी डुबा के रखा जाए भाई, ठीक है। लिथियम को भी डुबा के रखा जाए, तो लिथियम को भी हमने डुबा के रखा, पर लिथियम डूब के रहा नहीं क्योंकि लिथियम बहुत हल्का है। लिथियम क्या भाई? बहुत हल्का, तो ये तैर तैर के ऊपर आ जा रहा था। तैर के कहाँ जा रहा था? ये ऊपर, ठीक है। तो लिथियम को डुबाना संभव नहीं हुआ, लिथियम तैर तैर के ऊपर आ जाता है। इसलिए लिथियम को ना वैक्स यानी मोम में रखा जाता है, ये मोम, और मोम के अंदर दबा करके किसको रखा जाएगा भाई? लिथियम को रखा जाएगा। ऐसा समझ। तो ये दो क्वेश्चन आपके कवर हो गए। पहला तो ये कि सोडियम को केरोसिन में क्यों रखते हैं, और लिथियम को केरोसिन में डुबा के क्यों नहीं रख सकते, मोम में क्यों रखना पड़ता है, क्योंकि बहुत हल्का होता है, तैर के ऊपर आ जाता है। अब मोम तो समझ रहे हो, मोम के अंदर से कैसे तैर के आएगा वापस, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके कवर हो गए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा, क्वेश्चन नंबर 2, और वो ये है कि निम्नलिखित में किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है? वायु जो है, वायु का प्रभाव कौन से धातु पर नहीं पड़ता है? लोहा में पड़ता है ना, जंग लग जाता है। सोडियम अभी देखा हमने रिएक्ट कर जा रहा था, आग लग जा रही थी। सोना पे नहीं पड़ता पर, है ना।
सोना आप हवा में बहुत देर तक रखोगे तो उस पर कोई खास रिएक्शन नहीं होगी, तो आंसर नंबर गौ सही है। ठीक है, अगला देखो जरा, समुद्री जल में पाया जाने वाला लवण कौन सा है? इनमें से कौन सा सॉल्ट है जो समुद्री जल में पाया जाता है? तो सोडियम क्लोराइड। कितना सिंपल है ये, तो हम लोग यही तो खाते हैं, समुद्री जल ही खाते हैं। और हम लोग का जो टेबल सॉल्ट होता है, टेबल में जो रखा सॉल्ट होता है, उसका फॉर्मूला होता है NaCl। साधारण ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, कौन सा इसमें से है जो साधारण अवस्था में द्रव साधारण ताप में यानी रूम टेम्परेचर में जो 25 से 27 डिग्री के बीच मान सकते हो आप, ठीक है, 15 से 27 ले लो, रेंज है ना, तो ये द्रव अवस्था में मिलता है। तो सही जो आंसर है वो है मरकरी। मरकरी जबकि धातु है, धातु होने के बावजूद ये लिक्विड यानी द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर गो सही था। आगे देखो जरा, विद्युत का सुचालक कौन सा है? कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। प्लास्टिक विद्युत का सुचालक थोड़ी ना होता है, प्लास्टिक कहाँ होता है? सल्फर भी नहीं, हीरा भी नहीं होता है। आंसर जो सही है वो है ग्रेफाइट। कौन सा आंसर सही है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक होता है। हीरा और ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन का ही अपर रूप है। इसके बावजूद कि दोनों कार्बन का ही अपर रूप है, उसमें से एक तो विद्युत धारा को प्रभावित नहीं करने देता है, जबकि दूसरा अच्छा खासा सुचालक होता है। ग्रेफाइट आपने देखा होगा, जो पेंसिल होता है, पेंसिल का जो जिस पार्ट से आप लिखते हो वो ग्रेफाइट ही है ना। चलो आगे देखो जरा, निम्न में कौन सा धातु अम्लराज में ही घुलता है? अब इनमें से कौन सा धातु है जो अम्लराज यानी एक्वा में ही घुलेगा? एक्वा का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था HCl.HNO3। पिछली वीडियो में हमने इस पर चर्चा भी किया था, जहाँ पे 3 है, हाइड्रोजन 1 2 3, लोग 3 होगा, 3:1 में होता है। तो इसमें जो सोना है वो सिर्फ और सिर्फ अम्लराज में ही घुलता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही जाएगा? गौ सही जाएगा। ठीक है, अब देखना कि आपको पहले से कितने आते थे, और आप कमेंट में बता भी सकते हो कि मुझे XY नंबर क्वेश्चन आते थे सही पहले से, तो बहुत अच्छी बात होगी। ठीक है, अगला देखो जरा, अगला है, अरे ये क्या हो गया, अगला है विधि जिससे लोहे के बर्तन को जंग लगने से बचाया जाता है। अब वो विधि का नाम बताइए जिससे लोहे के बर्तन को किससे बचाया जाता है? जंग लगने से बचाया जाता है। ग्रीज का लेपन करके। क्या कोई लोहा का बर्तन है उस पर तुम लोग हम लोग ग्रीज का लेपन करते हैं क्या? बताओ ग्रीस का लेपन बनेगा तो उस बर्तन का करेंगे क्या? तो ग्रीस का लेपन तो सही बात नहीं है। कोई भी रंग चढ़ा करके नहीं, ऐसी बात नहीं। जस्ता का परत चढ़ा कर हम लोग करते हैं, जिंक का लेयर जस्ता का परत चढ़ा करके, और इसी क्रिया को हम लोग जस्तीकरण तो कहते हैं, जस्तीकरण। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन आपने सुना होगा। विधि जिससे लोहे के बर्तन को जंग लगने से बचाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर गौ सही है। जस्तीकरण, जस्ता का परत चढ़ाते हैं। जिंक 30 होता है एटॉमिक नंबर। सोडियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होने पर, देखो सोडियम के बीच और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया कैसे होता है? ये सोडियम है और ये क्लोरीन है। सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है और आ जाता है सोडियम पर प्लस। ये छोड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन क्लोरीन आराम से ले लेता है और क्लोरीन के पास आता है माइनस। ये प्लस और माइनस के बीच अट्रैक्शन होने लगता है, इसलिए सोडियम और क्लोरीन आपस में कौन सा बॉन्ड? आयनिक बंधन से बंधा रहता है। ठीक है, आयनिक बंधन से बंधा रहता है। तो इस अभिक्रिया में क्या हुआ? देखो सोडियम इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, तो नहीं, सोडियम इलेक्ट्रॉन प्राप्त नहीं किया, सोडियम इलेक्ट्रॉन को छोड़ा है। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को खोता है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को खोता नहीं है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को लेता है। सहसंयोजी यौगिक बनता है, गलत बात है। ये जो यौगिक, इस तरह का यौगिक जो बनता है इलेक्ट्रॉन के खोने से और कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो यौगिक बनता है उसको हम लोग बोलते हैं आयनिक यौगिक। तो ऑप्शन नंबर अब लास्ट ही तो बच गया है, तो वही सही जाएगा। सोडियम इलेक्ट्रॉन खोता है, हमने देखा भी था, यहाँ पे सोडियम इलेक्ट्रॉन खोया था। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं फटाफट से, जिसमें लिखा है इनमें से कौन 2 इलेक्ट्रॉन खोकर नियॉन जैसी अवस्था अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है? ये इंपॉर्टेंट है, नियॉन जैसा। देखो मैग्नीशियम भी 2 इलेक्ट्रॉन खोता है, कैल्शियम भी 2 इलेक्ट्रॉन खोता है, क्योंकि ये लोग जो आता है वो बेम जी का सर बड़ा, बेम जी का सर बड़ा, यानी सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है। सेकेंड ग्रुप का जितना एलिमेंट है, सबके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 2, और इन लोग सबको 2 ही इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। ठीक है, तो कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, और सोडियम क्योंकि पहला ग्रुप का एलिमेंट है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन खोएगा। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन खोने वाली बात कर रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो मेरे पास 2 मिल गया, मैग्नीशियम भी कैल्शियम भी। पर ये कह रहा है कि नियॉन जैसी अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाए, तो नियॉन के आसपास कौन है? मैग्नीशियम। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा मैग्नीशियम, क्योंकि मैग्नीशियम के पास होता है टोटल इलेक्ट्रॉन 12। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन खो देगा तो बच जाएगा 10, और 10 इलेक्ट्रॉन किस में होता है? नियॉन में। ठीक है, क्योंकि नियॉन की परमाणु संख्या 10। ठीक है भाई, चलो आगे देखेंगे। परमाणु जो आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है क्या कहलाता है? देखो जरा, ये X कोई परमाणु है, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है, तो इस परमाणु को हम लोग बोलेंगे विद्युत धनात्मक परमाणु। क्या बोलेंगे? विद्युत धनात्मक परमाणु। और ये Y कोई एलिमेंट है, परमाणु है, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, आसानी से इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है? ले लेता है। इसको बोलेंगे हम लोग विद्युत ऋणात्मक। ठीक है, विद्युत धनात्मक जो इलेक्ट्रॉन को छोड़े, विद्युत ऋणात्मक जो इलेक्ट्रॉन को ले ले आसानी से। तो आंसर जो सही जाएगा वो हो जाएगा ख। ठीक है, चलो निम्न में कौन आयनिक यौगिक बनाता है? पीरियोडिक टेबल आपने देखा होगा, पीरियोडिक टेबल के
जो ये इधर 4 ब्लॉक होता है, सॉरी हाँ 4 ब्लॉक होता है पीरियड टेबल में। तो ये वाला पी ब्लॉक, सॉरी डी ब्लॉक है, ये एस ब्लॉक, ये पी ब्लॉक, और मेन फ्रेम से बाहर होता है एफ ब्लॉक। ठीक है भाई। तो पीरियडिक टेबल के जो लेफ्ट हैंड साइड होता है, यानी इधर लेफ्ट साइड और राइट वाले साइड जो एलिमेंट होते हैं वो आपस में रिएक्ट करके ना आयनिक यौगिक बनाते हैं। वो आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? आयनिक यौगिक। ठीक है। तो आपको पहचानते हुए आना चाहिए, इसके लिए थोड़ी सी पीरियडिक टेबल का आइडिया होना चाहिए। अगर नहीं है तो जाकर के वीडियो देखो, मैंने पीरियडिक टेबल पूरा बता रखा है। निम्न में कौन आयनिक यौगिक है? तो आयनिक सोडियम क्लोराइड, बिल्कुल सही। कैल्शियम क्लोराइड, देखो कैल्शियम इधर मिलता है, क्लोरीन इधर मिलता है, दोनों आपस में बॉन्ड बना रहा है, आयनिक है। मैग्नीशियम कहीं इधर मिलता है और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इधर मिलता है, तो ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर जो घ है डी वो सही है। ठीक है भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, जिसमें लिखा हुआ है पीतल क्या है? पीतल धातु है, अधातु है, उपधातु है या मिश्र धातु है? तो पीतल जो है दो अलग अलग धातु से मिलकर के बनता है, इसलिए हम लोग पीतल को कहते हैं मिश्र धातु। अब क्वेश्चन ये है कि पीतल कौन कौन से धातु से मिलकर बनता है? तो इसका आंसर कमेंट करो, आपको ये होमवर्क है, चेक करो जरा गूगल में खोल करके, बहुत आसान है। ये क्वेश्चन कई बार आता है कि बताइए पीतल किसकी धातु से मिलकर बना है? तो ये आंसर आप कमेंट करो, है ना। थोड़ा सा मेहनत करो यार, गूगल वगैरह को जो है ना, पीतल कौन सी धातु, ये मैंने दिया आपको होमवर्क। तो पीतल क्या है बाबू? मिश्र धातु। किस के मिश्रण से बना है वो आपने करना है कमेंट, गूगल वगैरह में सर्च करो, और आती है तो तुरंत कमेंट करो। ठीक है। धातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, सही बात है या गलत बात? धातुओं के ऑक्साइड, जो धातु इधर वाला था, धातुओं का चाहे ऑक्साइड हो या हाइड्रोक्साइड हो, यानी धातु के साथ ऑक्सीजन लगा हो या OH लगा हो, सारा का सारा क्या होता है? क्षार होता है, क्षारीय होता है। पर ये भाई साहब कह रहा है कि अम्लीय होता है, तो ये बात तो है गलत, तो ये बात है गलत। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ख सही होगा इसका। चलो अब बस एक क्वेश्चन रह गया इसके बाद, तो ये देख लो जरा, लिखा हुआ है आभूषण बनाने के लिए डैश कैरेट सोना का इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग जो गहना वगैरह बनाते हैं, तो देखो प्योर जो सोना होता है, प्योर वो होता है 24 कैरेट। कितना का होता है? 24 कैरेट जो प्योर गोल्ड होता है। पर हम लोग आभूषण बनाने के लिए 24 कैरेट गोल्ड का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि जो 24 कैरेट गोल्ड होता है वो काफ़ी मुलायम सॉफ्ट सा होता है, टूट जाएगा, क्या फ़ायदा फिर आभूषण बनाने का। तो जो करा होता है, जो थोड़ी सी इंप्योरिटी जिसमें मिक्स रहती है, जो प्योर गोल्ड नहीं होता है, वो होता है 22 कैरेट का, 22 कैरेट का। तो इसका सही जो आंसर है वो है 22 कैरेट। ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है कि आभूषण बनाने के लिए डैश कैरेट का सोना का इस्तेमाल करते हैं, तो आंसर है 22। ठीक है भाई। चलो आगे देखो, ऑक्सीजन में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। ऑक्सीजन में संयोजी इलेक्ट्रॉन, देखो मैं आपको बताता हूँ, पीरियड टेबल में आपको कम से कम एस ब्लॉक और पी ब्लॉक कम से कम याद होना चाहिए। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, अगर ये आपको एस ब्लॉक और पी ब्लॉक आता है ना, तो आप बहुत बेहतर कर जाओगे। देखो एस ब्लॉक में 2 ग्रुप होता है और पी ब्लॉक में जो होता है वो होता है ग्रुप संख्या 6। ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट और सेकेंड, और यहाँ होता है 13, 14, 15, अरे यार 13, ये हो गया 13 ग्रुप, ये हो गया 14 ग्रुप, 15 ग्रुप, 16 ग्रुप, 17 ग्रुप और 18 ग्रुप। अब ध्यान से सुनना, मैं जो बताने जा रहा हूँ, क्या सुनना है ध्यान से सर, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो यहाँ जो पहला ग्रुप के एलिमेंट है, सबकी जो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी 1 है। दूसरा ग्रुप का जो एलिमेंट है, सबका जो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो 2 है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर 1, 2 और 3 रहे, तो उन सबकी वैलेंसी भी यही होगा 1, 2, 3। तो बताओ इसमें जो भी एलिमेंट आता है सबकी वैलेंसी कितना? 1। इसमें जो भी एलिमेंट है, परमाणु है, तत्व है, सबकी वैलेंसी कितना? 2। अब सुनो जरा, जो 13 ग्रुप का एलिमेंट है, सबके संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 होगा, 3, एक को बस ड्रॉप करना है। जो 14 ग्रुप के एलिमेंट होगा, सबका संयोजी इलेक्ट्रॉन 4, 15 ग्रुप का सबका संयोजी इलेक्ट्रॉन 5, 16 ग्रुप का सबका संयोजी इलेक्ट्रॉन 6, 17 ग्रुप का सबका संयोजी इलेक्ट्रॉन 7, 18 ग्रुप का सबका संयोजी इलेक्ट्रॉन 8। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे 3 है तो इन सबकी वैलेंसी 3, यहाँ पे 4 है तो सबकी वैलेंसी 4। ठीक है। यहाँ पे 5 है तो अब 5 वाला छोड़ेगा नहीं, वो 3 इलेक्ट्रॉन लेके अष्टक का नियम पूरा करेगा। अष्टक का नियम न्यूटन याद है? तो यहाँ पे जो वो होगा, सबका वैलेंसी होगा वो 3 होगा। यहाँ पे 6 है तो 2 लेगा, और ये कितना लेगा? 2, तो सबकी वैलेंसी 2। यहाँ पे 7 है तो 1 लेगा, तो सबकी वैलेंसी 1। और यहाँ पे 8 है तो कोई लेगा ही नहीं। ठीक है। तो सबकी वैलेंसी 0। तो आपको याद हो गया संयोजी इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी। ऐसे आप ध्यान दे सकते हो। पीरियड टेबल आना जरूरी चाहिए यार, अदरवाइज मुश्किल है ना। तो सुनो, ऑक्सीजन कौन सा ग्रुप में आता है? 16 ग्रुप में। ओसवाल स्वेटर से तेल पोछो, मैंने बता रखा है 16 ग्रुप में आता है। तो देखो जरा, ऑक्सीजन का संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा? 16 ग्रुप में था ना, तो 6, तो 6 बोलता ऑक्सीजन की वैलेंसी, तो 2, 6, 2, 8 हो जाता है। ठीक है। चैप्टर नंबर 3 1, 2, 3 जो पहला 3 चैप्टर है वो हमने डिस्कस कर लिया है। चलो पहला क्वेश्चन है कि कार्बनिक यौगिक में डैश बंधन पाया जाता है। कार्बनिक यौगिक जो है उसमें कौन सा बंधन पाया जाता है? तो कुछ ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर, सहसंयोजी बंधन, विद्युत संयोजी, दोनों या कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी फेमस है और बहुत बार पूछा जाता है। इसका आपको सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन ऐसे देखने को मिल सकता है। जो कार्बनिक यौगिक है, जैसे मीथेन ले लेते हैं, तो कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन हाइड्रोजन, मीथेन का फॉर्मूला CH4 होता है। तो ये जो आपको बॉन्ड दिख रहा है, ये बंधन जो है, आबंध जो है, ये किस नेचर का है, इसकी प्रकृति क्या है? तो आंसर है सहसंयोजी बंधन। सहसंयोजी बंधन वो बंधन होता है जो इलेक्ट्रॉन के शेयर करने से, इलेक्ट्रॉन के साझा करने से बनता है। तो आंसर हो गया इसका पहला। ठीक है। चलो आगे सुनो जरा,
धातु की वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस, तो ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि धातु जो है उसकी वेल्डिंग करना है आपको तो कौन सा गैस का इस्तेमाल करोगे। तो इसका सही जो आंसर है आपको कई बार ऑप्शन में ये दिख सकता है C2H2, ये फॉर्मूला दिख सकता है C2H2। तो इसका जो कॉमन नाम होता है वो होता है एसिटिलीन। क्या होता है? एसिटिलीन। और C2H4 का जो IUPAC नाम होता है वो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि तीनों में से कोई सा भी आपको ऑप्शन में दिख सकता है। इसका IUPAC नाम होता है इथाइन। तो चाहे तो ये दिख जाए, ये दिख जाए, ये दिख जाए, ठीक है। तो और ऑप्शन नंबर डी में हो सकता, तीनों लिख करके ऑप्शन नंबर डी में दे सकता है कि इनमें सभी सही है, तो इनमें सभी सही होगा भाई, ठीक है। अभी तो इसीलिए नजर आ रहा है तो ऑप्शन नंबर गो सही है, ठीक है। चलो आगे देखते जरा। प्रयोगशाला में संश्लेषित कार्बनिक यौगिक, क्या हो गया ये, बड़े रे प्रयोगशाला में पहला जो है कार्बनिक यौगिक कौन सा बना था। तो आपको एग्जाम में यूरिया डायरेक्ट लिख करके आ सकता है, पर अभी क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ है तो आपको पता होना चाहिए यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। ऑप्शन नंबर गौ जो है इस पार्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर सही है। अगला देखते हैं, पेंटेन की कितनी श्रृंखला समावेश संभव है। पेंटेन जो होता है जिसका फॉर्मूला वो पेंटेन, कार्बन 5 और हाइड्रोजन कितना होगा 12, C5H12। मैंने नेमिंग आपको पहले सिखा रखा है। श्रृंखला समावेश संभव है, समावेश क्या होता है इसके बारे में मैंने बात कर रखी है। तो श्रृंखला मतलब स्ट्रक्चरल जो है आइसोमरिज्म कितना होता है, तो आंसर जो सही है वो है 3, ठीक है। 3 स्ट्रक्चर बन सकता है, अगर आपको देखना है तो ये देख लो, पेंटेन का 5 कार्बन, तो ये हो गया पहला, और दूसरा में क्या करेंगे हम ऐसे लगा देंगे एक, ठीक है, और तीसरा में क्या करेंगे 3 ही सीधे से और ये सीधे लगा देंगे, तो ये 3 श्रृंखला समावेश का संभव हो गया पेंटेन का। चलो भाई आगे सुनो जरा, जब एथेनॉल को कंसनट्रेटेड, सांद्र को बोलते हैं कंसनट्रेटेड गहरा H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ गर्म किया जाता है तो बनता है, तो क्या बनता है सुनो जरा। जो अपना एथेनॉल हो गया C2H5OH बोलते हैं, C2H5OH, और इसको किससे रिएक्ट कराना है, कंसनट्रेटेड H2SO4 से। तो ये कंसनट्रेटेड जो H2SO4 होता है ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, पानी सोख लेता है। तो यहाँ जो OH है और यहाँ का एक हाइड्रोजन निकल के इन लोग पानी हट जाता है, H2 हट जाता है और बच जाता है C2H4। क्या बच जाता है C2H4, तो अल्कीन समूह बनता है इससे। यहाँ पे इथीन बना है, अल्कोहल को जब हटाओगे, इथेनॉल को जब हटाओगे कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ अगर रिएक्ट कराओगे तो इथीन बनेगा, इथीन याद रखना, C2H4 इथेनॉल, C2H5OH था तो क्या बन गया, देखो C2 एक हट जाएगा, यहाँ से OH हट जाएगा, C2H4 बनेगा, ठीक है भाई। चलो थोड़ी सी बोरिंग हो रही है क्लास, थोड़ा टाइम देके सीखो यार। जो अपना ये है ना ऑब्जेक्टिव उसको टाइम देके सीखना चाहिए। अगर आप इसी रखो इसका क्वेश्चन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अगला क्या होगा, तो यार फिर चीज़ें मजा नहीं है पहली बात, और दूसरी बात आप जितना क्वेश्चन पढ़ो उतना ही होगा। अगर आप आसपास की चीज़ इन्फॉर्मेशन लेके चलोगे ना, क्वेश्चन भले आप 10 ही 15 ही पढ़ो पर कवर बहुत सारा हो जाएगा, ये बेस्ट भी है। निम्न में अल्कोहल समूह कौन सा है, तो कई बार एग्जाम में पूछता है कि कुछ समूह लिख करके देगा और पहचानने के लिए बोल देगा कि अल्कोहल कौन सा है। अल्डिहाइड जनरली पूछता है, कार्बोक्सिलिक एसिड पूछ सकता है, अमीन ग्रुप पूछ सकता है, ठीक है। तो ये जो है CHO ये है आपका अल्डिहाइड, ये क्या है अल्डिहाइड, और OH अल्कोहल होता है। नहीं पहचानना आता है तो पहचानने के लिए आपको आना चाहिए, सीखो जरा। और ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और ये होता है अमीन ग्रुप, ठीक है। और C+1O और दोनों तरफ अगर अल्काइल ग्रुप रहे, RR रहे तो ये होता है कीटोन ग्रुप, ठीक है भाई। तो इसका आंसर कौन सा चलेगा, अल्कोहल क्योंकि पूछा था तो OH ग्रुप, ठीक है। चलो इसका IUPAC नाम पूछ रखा है, IUPAC नाम पहले ही मैंने सिखा रखा है। यहाँ ध्यान से देखो CHO है मतलब अल्डिहाइड ग्रुप है, और अल्डिहाइड ग्रुप हो गया तो नाम के लास्ट में अल लगता है, अल, ठीक है। तो एथेनॉल ऑल हो गया, ये मेथेनॉल, एथेनल, अल एथेनल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, गो। नेमिंग मैंने सिखा रखा है क्योंकि, तो इसलिए मैं डिटेल में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, और नेमिंग में थोड़ा सा डिटेल में बात कर भी नहीं तो ज़्यादा फायदा होगा नहीं आपको। कौन सा क्योंकि आपको डिटेल में नेमिंग देखनी पड़ेगी, मैंने 2-3 वीडियो बनाई है नेमिंग की तो आपको देखना चाहिए। कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इसमें से कौन सा जो है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वो होता है जिसमें कार्बन कार्बन चाहे तो डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो अल्कीन भी होता है, अल्काइन भी होता है। यहाँ पे देखो जरा अल्कीन समूह को दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर गौ सही हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखो जरा, कौन सा जो है अल्कीन समूह का सदस्य है, फिर वापस से पूछ दिया अल्कीन। अल्कीन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। CnH2n-2, ठीक है, -2। तो देखो ये तो अल्केन है, ये अल्केन है, ये अल्कीन है और ये अल्काइन है। तो अल्कीन पूछा है तो डबल होना चाहिए, सॉरी ये तो हम गलत बता दिया, अल्कीन ना, तो कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड, तो ऑप्शन नंबर गौ सही है। आगे देखो जरा, अल्केन समूह का सामान्य सूत्र कौन सा है, अल्केन समूह CnH2n+2, ऑप्शन नंबर गौ सही है, ठीक है। चलो बेंजीन, अच्छा यहाँ पे अल्केन हो गया ये, और ये हो गया अल्काइन, ये हो गया अल्कीन और ये हो गया अल्केन, ठीक है। बेंजीन का सामान्य सूत्र बताओ, बेंजीन का तो C6H12 नहीं होता है, C6H6 होता है, ध्यान रखना, खो, ठीक है। चलो बस और 4 हो गया, फटाफट से देख लेते हैं। अल्युमिनियम कार्बाइड जो अभिक्रिया करता है जल से तो क्या होता है, अल्युमिनियम कार्बाइड का जो अभिक्रिया को जल से ना तो मीथेन गैस निकलता है, क्या निकलता है, मीथेन गैस, ठीक है। काफ़ी फेमस रिएक्शन है। निम्न में कार्बन का अपर रूप, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन कौन सा होता है, ग्रेफाइट, हीरा, दोनों, तो ऑप्शन नंबर गौ सही है, दोनों ही सही ना, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन दोनों ही होता है, ठीक है। चलो कार्बनिक यौगिक का रासायनिक गुणधर्म निर्भर करता है, कोई भी कार्बनिक यौगिक है तो उसका रासायनिक गुणधर्म किस बात पर निर्भर करता है कि उसमें क्रियाशील समूह कौन सा लगा हुआ है। क्रियाशील समूह पर मैंने पहली बात कर रखा है, उसकी वीडियो बनी हुई है, देख सकते हो जाकर के, है ना। 3 से 5% एसिटिक अम्लों को क्या कहा जाता है, तो इसका सही जो आंसर है वो है क, सिरका। NCERT क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5वां है जो है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। अब तक मैंने जो स्टार्टिंग के 4 चैप्टर है उसके MCQ जो है वो 5वां जो है उसका क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन देखो जरा क्या लिखा हुआ है,
अष्टक का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया? अष्टक का सिद्धांत, इसको ऑक्टेव रूल इंग्लिश में कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? ऑक्टेव रूल। अष्टक का नियम या अष्टक का सिद्धांत क्या होता है, इसके लिए आपको अलग से वीडियो देखनी पड़ेगी। जो साइंटिस्ट है कि अष्टक का सिद्धांत किसने दिया, वो दिया न्यूलैंड। किसने दिया? न्यूलैंड, याद रखना पड़ेगा। और डोबेराइनर जो दिया वो दिया तिर्यक का नियम। डोबेराइनर क्या दिया? तिर्यक का नियम। अष्टक का नियम कौन दिया? न्यूलैंड। ध्यान रखना आप दोनों, है ना, दोनों में से कोई भी एग्जाम को कोट किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है कि मेंडलीव के तत्वों का जो वर्गीकरण का आधार क्या है? जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बनाया तो उसमें उन्होंने तत्वों को जो सजाया उसका आधार क्या था, उसका बेसिस क्या था, किस बेसिस पे उन्होंने हाइड्रोजन को पहले रखा, उसके बाद हीलियम को रखा, फिर लिथियम को रखा, फिर बेरिलियम को रखा, इन सब का आधार क्या था? इन सब का आधार था उनका परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में उसने सजाया, जो कहीं कहीं फेल भी हो गया था, है ना। तो सही आंसर क्या है इसका? परमाणु द्रव्यमान के आधार पर उसने सजाया था। ठीक है, चलो अगला सवाल है कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें कितना समूह तथा आवर्त की संख्या है? जो नया पीरियोडिक टेबल है आपके पास उसमें कितना क्या है? समूह है और कितना आवर्त है। तो इसको हम लोग आवर्त बोलते हैं और ऐसे वाला सब जो होता है वो होता है समूह। ठीक है, तो समूह की जो टोटल संख्या है वो है 18 है और आवर्त की संख्या जो वो है 7। ठीक है, तो 18,7 कई बार एग्जाम में ध्यान देना आप, देखो यहीं पे तो है आवर्त सारणी में समूह तथा आवर्त की संख्या, पहले समूह लिखा है इसलिए मैंने 18 वाला दिया, और कई बार एग्जाम में आपको आवर्त पहले लिखा आता है तो 7,18 ये जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, छोटी छोटी चीज़ें हैं, जल्दीबाजी में आप गलती मत कर आना, है ना। समूह पहले लिखा है भाई तो समूह का पहले दे दो, आवर्त बाद में, इसलिए आवर्त वाला बाद में आया। ठीक है भाई, चलो चौथा क्वेश्चन है कि तत्वों की जो संख्या है सबसे अधिक कौन से आवर्त में है? तो आवर्त मैंने कहा था ऐसा सब आवर्त है और टोटल 7 है, तो 1 2 3 4 5 6 7। तो तत्वों की संख्या सबसे अधिक कौन सा आवर्त में है? तो इसका सही जो आंसर है वो है छठा आवर्त में। छठा आवर्त में तत्वों की संख्या सबसे अधिक है। हालांकि 7वां आवर्त में भी उतना ही है जितना छठा में है, पर 7वां आवर्त का सारा जो तत्व वो खोजा नहीं गया अभी तक, है ना, वो इनकम्प्लीट है। तो हम कह सकते हैं कि छठा जो आंसर है वो सही जाएगा। ठीक है भाई साहब, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। शून्य वर्ग का तत्व, यानी जो वो सारा तत्व बताओ या वो तत्व बताओ जो जीरो ग्रुप से आता है। तो जीरो ग्रुप से आता है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। ये सारा का सारा कौन सा ग्रुप को बिलोंग करता है, कौन से ग्रुप से आता है? जीरो ग्रुप का। तो देख लो, जेनॉन भी मिल रहा है, हाइड्रोजन भी मिल रहा है, आर्गन भी मिल रहा है, इसका मतलब आंसर कौन सा मारोगे आप? ऑप्शन नंबर जाएगा डी। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं फटाफट से, जिसमें लिखा हुआ है आवर्त सारणी में दाईं ओर रखे तत्व कहलाते हैं। दाईं मतलब राइट, तो राइट साइड ये हमारा पीरियोडिक टेबल हो गया खूबसूरत सा। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल का जो राइट साइड है ये है राइट साइड, ये है राइट साइड। तो इधर जितने भी एलिमेंट रखे गए हैं ना वो सारे के सारे क्या है, लगभग सारे के सारे लगभग अधातु है। कुछ उपधातु है उसमें तो उपधातु भी है, पर मेजरली क्या है, अधातु। ठीक है, तो जो पीरियोडिक टेबल है उसके राइट साइड में अधातु रखे गए हैं और लेफ्ट साइड में धातु रखे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ क्योंकि उसने दाईं ओर पूछा है यानी राइट साइड अधातु आंसर जाएगा। ठीक है भाई, चलो 7वां क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक किसकी है? इलेक्ट्रॉन बंधुता मैं बता दूं आपको, इलेक्ट्रॉन बंधुता का दूसरा नाम यूँ कह सकते हैं हम लोग कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंग्लिश में कहा जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन से लगाव, इलेक्ट्रॉन से प्यार सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व होता है? तो पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फ्लोरीन की होती है, यानी इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत सबसे ज़्यादा तो फ्लोरीन की है। पर अगर हम बताएं इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात, इलेक्ट्रॉन के साथ भाईचारगी की बात, तो वो है क्लोरीन की। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है ना। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा किसका होता है? क्लोरीन का होता है। और इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी अगर पूछता, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक था, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का होता है। ठीक है, और उसकी वैल्यू भी होती है 4। चलो भाई, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक किस में है? यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक किस में? नाइट्रोजन में, ऑक्सीजन में, फ्लोरीन में या कार्बन में? तो सही जो आंसर है वो है फ्लोरीन में। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन जो है वो 17 ग्रुप के एलिमेंट है और 17 ग्रुप में है, इसका मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 7। अगर कोई 16 ग्रुप का रहता संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 6, जैसे ऑक्सीजन 16 ग्रुप का है, नाइट्रोजन 15वां ग्रुप का है, तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 5। ठीक है, ये मैंने पहले भी बात कर रखी है, आपको आनी चाहिए। ठीक है, चलो चांदी का परमाणु संख्या कितना होता है? ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। चांदी का जो परमाणु संख्या होता है वो होता है 47। और 49 इंडियम का होता है। इंडियम भी एक आपका धातु है जिसका परमाणु संख्या कितना होता है? 49। इंडिया याद करोगे ऐसे करके आप, तो इंडिया एक बार 49 रन में ऑल आउट हो गई थी। इंडियन क्रिकेट टीम जो है एक बार 49 रन, जो बहुत कम होता है, पर उसमें ऑल आउट हो गई, क्या ही कर सकते हैं। अगला होता है 79 गोल्ड का, सोना वो स्लिप वाला नहीं, गोल्ड आर्जेंटेनम नाम है इसका, वो 79। और 74 तो आपको पता ही होगा, विद्युत का जो फिलामेंट होता है, विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है जिसको हम लोग टंगस्टन कहते हैं, टंगस्टन का बना होता है ये विद्युत बल्ब। इसके अंदर का जो फिलामेंट होता है, इसके अंदर का जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है? वो बना होता है आपका टंगस्टन वोल्फ्राम 74। टंगस्टन का दूसरा वोल्फ्राम होता है, एटॉमिक नंबर 74 होता है। ठीक है, चलो बहुत सारी बात हो गई। निम्न में उपधातु कौन सा होता है? देखो उपधातु याद करने की ट्रिक मैंने बताया था आपको कि टीपो सब दबाओ सब टीपो सब एज सी एट जर्मेनियम, जैसा कि एक जर्मेनियम देश का नाम है, उसमें जैसा देखा था आपने उस तरह टीपो सब टीपो दबाओ। ठीक है, तो टेलुडेनियम मतलब जो भी है, पोलिनियम, स्टीबियम, आर्सेनिक, सिलिकन, एस्टाटिन और जर्मेनियम। और भाई साहब बोरोन थोड़ा ना बोलना है, भाई साहब कोई दबाने कहना है, टिपने कहना है। ठीक है, तो ये सारा का सारा आपका आ जाएगा उपधातु के अंतर्गत। और उपधातु में यहाँ से ऑप्शन जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है आपको नजर आ रहा है? जल्दी बताओ।
जर्मेनियम दिख रहा है, सिलिकॉन दिख रहा है, स्टीबियम दिख रहा है, तो इनमें से सभी आंसर जाएगा। लेकिन आपको एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली जर्मेनियम और सिलिकॉन दिखेगा। 99% चांस है कि उपधातु देगा और जर्मेनियम और सिलिकॉन। अगर आपको बोलेगा ये उपधातु क्या है तो आप डेफिनेशन लिख के आओगे और उसमें उदाहरण में भी जर्मेनियम और सिलिकॉन ही डालना, ठीक है। ऐसा क्यों सर, दोनों फेमस बहुत है ना, जर्मेनियम और सिलिकॉन फेमस बहुत है। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण आवर्त फलन होते हैं। जो तत्वों के गुण आवर्त फलन होते थे मेंडलीव के अनुसार परमाणु द्रव्यमान के, अभी पहले क्वेश्चन भी किया था हमने, पर आधुनिक जो है क्योंकि और उसमें कुछ गड़बड़ी था, वो सही भी नहीं था, मेंडलीव का जो टेबल था वो सही नहीं बना था। तो अभी का जो नया वाला है वो है परमाणु द्रव्यमान के, नहीं ये मेंडलीव का था, अभी ये परमाणु संख्या के। परमाणु संख्या के आवर्त फलन होने से जो मेंडलीव के पीरियड टेबल में दिक्कत आती थी वो दिक्कत सॉल्व हो गई है, ठीक है। तो आधुनिक वाला किसमें, परमाणु संख्या के, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्या सर, यस 525 स्टार 225 स्टार, काफ़ी इंपॉर्टेंट। अगला है आवर्त सारणी के किस वर्ग में ऊपर से नीचे, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व की धातुई गुण का क्या होता है, धातुई गुण बढ़ जाता है घट जाता है क्या होता है। तो जब भी आप ऊपर से नीचे आओगे ना, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज कर जाएगा, बढ़ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए सोडियम, मैग्नीशियम, अल्मोनियम, अरे रे अलग ग्रुप में आ गया क्या, सोडियम, लीना करोड़, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। इसमें बताओ सबसे अच्छा धातु कौन है, मतलब धातुई गुण सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाएगा, सीजियम में, उसके बाद रुबीडियम, उसके बाद पोटेशियम, उसके बाद सोडियम। यानी ऊपर से नीचे आओगे तो धातुई गुण बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क, ठीक है। चलो 13 है कि आवर्त सारणी में वर्ग 1 के तत्व को क्या कहते हैं। पहले वर्ग का तत्व कहलाता है क्या, क्षारीय धातु, दूसरे वर्ग का क्षारीय मृदा धातु, ठीक है। और संक्रमण तत्व कहते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट, डी ब्लॉक के जितने सारे एलिमेंट हैं तत्व हैं सबको हम लोग संक्रमण तत्व कहते हैं। और एफ ब्लॉक के अंतर संक्रमण तत्व, हेलोजन ग्रुप 17 के एलिमेंट को कहते हैं। ग्रुप 17 के सारे एलिमेंट को क्या मिलाकर कहा जाता है, हेलोजन। और ग्रुप 16 की क्या कहा जाता है, चाल्कोजन। क्या कहा जाता है, चाल्कोजन। हालांकि पूछेगा नहीं आपको, बस इतना याद रखना, हेलोजन याद रखना, क्षारीय मृदा धातु सेकेंड वाला, और पहला वाला को क्षारीय धातु। इतना तो बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पहला बोला था तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर गो। कैल्शियम आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा गया है, तो बेटा मांगे पीरियड टेबल बनाना आना चाहिए आपको, मैंने बताया रखा है ना, कार स्कूटर बापरा जी। तो देखो यहाँ पे जरा किसमें है, या BMG का सर बड़ा भी ट्रिक है। तो कैल्शियम, कैल्शियम ये तो दिख रहा है, देखो सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट सारा ये, जो सेकेंड में, दूसरा कहाँ है, दूसरा, ये ऑप्शन नंबर खो। चलो नाउ वी आर मूविंग ऑन लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे एंड द क्वेश्चन इज कार्बन की संयोजकता, ओहो क्या टफ क्वेश्चन पूछ दिया। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, आंख लगा के, आंख बंद करके लगाए 6, बाद में लगे रोने क्योंकि आपने कर दिया गलत। 6 थोड़े, कार्बन की परमाणु संख्या 6 है, संयोजकता तो 4 ही होता है। वैलेंसी, कार्बन कितने हाइड्रोजन से घिरता है भाई, 4 हाइड्रोजन से ना, या यूँ कह सकते हैं कार्बन के इर्द गिर्द आसपास कितना डंडा रहता है, 4। इसका मतलब उसकी वैलेंसी कितनी है, 4, संयोजकता 4 है, ठीक है।